2023 की रथ यात्रा का समय था। ओडिशा का पूरा शहर मतलब पुरी भगवान जगन्नाथ के उत्सव में डूबा हुआ था। लाखों श्रद्धालु आए थे और इसी भीड़ के बीच अविनाश नाम के हमारे एक श्रोता अपने 3 दोस्तों के साथ थे। अविनाश ने हमें एक बहुत ही डिटेल्ड ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने एक रात की घटनाओं का जिक्र किया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही पर्सनल और भयावह अनुभव है। और आज हमारी कोशिश इसी अनुभव की परतों को खोलने की रहेगी। हम अविनाश के बताए हुए किस्से के साथ साथ उस इलाके से जुड़ी कुछ मान्यताओं और इंसानी मनोविज्ञान के पहलुओं को भी जोड़कर देखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक सामान्य सी रात में लिए गए कुछ छोटे छोटे फैसले डर और अंधविश्वास के माहौल में मिलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए माहौल को समझते हैं। 4 दोस्त हैं, अविनाश, प्रखर, उसकी गर्लफ्रेंड रितु और धर्म। ये सब पुरी के ही रहने वाले हैं। रात के करीब 12 बजे हैं और नाइट आउट के दौरान प्रखर को भूख लगती है। वो बाकियों से पूछता है लेकिन रितु और अविनाश मना कर देते हैं। धर्म उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है तो ग्रुप 2 हिस्सों में बांट जाता है। और यहीं पर कहानी का पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है। समाजशास्त्र में इसे ग्रुप फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जब एक समूह, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बट जाता है तो उसकी जो एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है और हर हिस्सा बाहरी खतरों के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। सही। और उन्होंने मिलने के लिए जो जगह चुनी, बाबूसाही नाम की जगह पर एक बरगद का पेड़, वो भी अपने आप में दिलचस्प है। हाँ, अविनाश ने बताया कि वो जगह थोड़ी बदनाम थी। उस पेड़ के पास एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति रहता था और वहां कुछ अवैध गतिविधियों की भी बातें होती थीं। तो प्रखर अविनाश को रितु को घर छोड़ने के लिए कहता है और वे सब बाद में उसी पेड़ के पास मिलने का फैसला करते हैं। तो देखिए, माहौल पहले से ही तैयार हो रहा है ना? एक ऐसी जगह जो पहले से ही असुरक्षित और बेचैन करने वाली मानी जाती है, उसे मिलने का स्थान चुना गया है। मनोविज्ञान में हमारा दिमाग माहौल से मिले संकेतों के आधार पर एक तरह से प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहता है। एक बदनाम जगह पर अकेले दोस्त का इंतजार करने का विचार ही अब चेतन में एक तनाव पैदा कर देता है। तो अविनाश रितु को छोड़कर वापस उस बरगद के पेड़ की तरफ आ रहा था। उसका रास्ता बिलगड़िया पैलेस के पास से गुजरता है जो एक जंगली इलाका है और वहीं पास में एक कब्रिस्तान भी है। अच्छा। रात का सन्नाटा और घना जंगल। तभी उसे जंगल से कुछ अजीब हलचल सुनाई देती है। वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है लेकिन वो आवाज बढ़ती ही जाती है। यहाँ पर उसका दिमाग एक क्लासिक फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में है। माहौल तनावपूर्ण है, आवाजें अज्ञात हैं। वो इन संकेतों को किसी जानवर की हरकत मानकर खारिज करना चाहता है, जो कि एक तार्किक प्रतिक्रिया है, लेकिन डर वो तर्क पर हावी होने लगता है। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब उसके दोस्तों से महज 2 किलोमीटर पहले सुनसान सड़क पर अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। वो एकदम अकेला है और अविनाश के शब्दों में आसपास का एटमॉस्फेयर भी एकदम ठंडा हो चुका था। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब डर सिर्फ बाहरी नहीं है। अकेलापन, सुनसान सड़क और तकनीकी विफलता, ये सब मिलकर एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। इस बिंदु पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब अविनाश के दिमाग का वहम भी हो सकता है? डर में इंसान बहुत कुछ कल्पना कर लेता है। हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इसे सिर्फ वहम से ज्यादा कुछ बना देता है। उसके फोन पर धर्म का कॉल आता है। धर्म कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है और वो घर जा रहा है और प्रखर पेड़ के नीचे अकेला इंतजार कर रहा है। अविनाश उसे अपनी मोटरसाइकिल के बारे में कुछ बता पाता उससे पहले ही धर्म फोन काट देता है और इसकी ठीक बाद अविनाश के फोन से नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। अब देखिए, मदद के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो अपने दोस्त से संपर्क नहीं कर सकता जो अब एक असुरक्षित जगह पर अकेला है, और वो किसी और से मदद भी नहीं मांग सकता है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव का चरम है। ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग तार्किक रूप से सोचना बंद कर सकता है और जो देखना चाहता है वही देखने लगता है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। अविनाश के पास बाइक को घसीट कर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ एक बेंच पर पड़ती है जिसके पास एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। जब उसने दोबारा उस बेंच की तरफ देखा तो उसने पाया कि एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत उस बेंच पर बैठी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो औरत उठी और उसी बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगी जहां प्रखर अकेला था। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रोप है, सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इसे सिर्फ एक देखे सुने क्लीशे से अलग करता है। बिल्कुल। अविनाश प्रखर की चिंता में बाइक घसीटते हुए आगे बढ़ता है,
जैसे ही वो उस बेंच के पास पहुंचता है, उसकी नजर बेंच की परछाई पर पड़ती है जो स्ट्रीट लाइट की वजह से बन रही थी। लेकिन फिर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो नोटिस करता है कि बेंच की परछाई तो है, लेकिन उसकी और उसकी मोटरसाइकिल की कोई परछाई जमीन पर नहीं बन रही है। ये दिलचस्प है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में साया या परछाई को आत्मा का ही एक फिजिकल एक्सटेंशन माना जाता है। इसे शैडो फोल्कलोर कहते हैं। कई जगहों पर यह माना जाता है कि जिनकी आत्मा नहीं होती या जिन पर किसी बाहरी शक्ति का कब्जा हो जाता है, उनकी परछाई नहीं बनती। ये सिर्फ एक डरावना विचार नहीं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि उस पल में अविनाश को अपनी पहचान या अपने अस्तित्व के खोने का डर महसूस हो रहा था। ये वो पल है जब उसका डर एक अलौकिक अनुभव में बदल जाता है। ये एहसास होते ही वो अपनी बाइक वहीं छोड़कर पेड़ की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि प्रखर पेड़ के पास सर झुकाकर खड़ा है। एक पल के लिए उसे राहत मिलती है। वो प्रखर के पास जाकर उसे हिलाता है और घर चलने के लिए कहता है। लेकिन जब प्रखर अपना सर उठाता है तो अविनाश देखता है कि उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हैं। प्रखर एक बहुत ही अजीब, थोड़ी स्त्री जैसी आवाज में कहता है, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। यहाँ खतरे का रूप बदल चुका है। अब ये कोई बाहरी भूत या आत्मा नहीं, बल्कि दोस्त के शरीर में मौजूद एक अनजान शक्ति है। भरोसे का ये टूटना किसी भी बाहरी डर से ज्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अब खतरे का स्रोत बन गया है। प्रखर उसे एक लंबे और अनजान रास्ते मधुबन रोड से ले जाने की जिद करता है। अविनाश नोटिस करता है कि चलते हुए प्रखर के कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही। वो एकदम खामोशी से चल रहा था। जब अविनाश चिल्लाकर पूछता है, भाई क्या हो गया है तुझे, तो पीछे से एक अलग भयानक आवाज आती है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और इसके बाद एक भयानक हंसी गूंजती है और वो तथाकथित प्रखर शमशान की ओर भागने लगता है। ये क्लासिक केस लगता है, पोजेशन का, यानी किसी आत्मा द्वारा शरीर पर कब्जा करने जैसा। उस शक्ति ने अपनी पहचान जाहिर कर दी है, लेकिन इसके बाद जो अविनाश ने देखा वो इस कहानी को सिर्फ डरावनी से वीभत्स की श्रेणी में ले जाता है। अविनाश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ दूरी बनाकर प्रखर का पीछा करता रहा। शमशान के अंदर उसने जो दृश्य देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। प्रखर एक लाश को कब्र से निकालकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। ये दृश्य सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये अपवित्रता और विनाश का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जिस शक्ति से उनका सामना हुआ वो केवल डराने वाली नहीं, बल्कि विनाशकारी और अमानवीय थी। हालांकि यहाँ ये सवाल भी पूछना जरूरी है कि हम अविनाश के बयान पर कितना भरोसा कर सकते हैं। एक ट्रॉमेटाइज दिमाग घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर भी याद रख सकता है। हम उसके अनुभव को नकार नहीं रहे, बस विश्लेषण कर रहे हैं कि डर और सदमा हमारी यादों को कैसे प्रभावित कर सकता है। सही बात है। उस दृश्य को देखकर अविनाश चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले और नाक से खून बहने लगा। वो आंखें बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए वहां से भागा। भागते भागते वो एक गली से निकलकर सड़क पर पहुंचा और एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था और 2 दिन बीत चुके थे। उसे पता चला कि प्रखर 1 हफ्ते से लापता है और फिर वो अपने घर के पास एक नाले में बेहोश मिला। तो वो वापस तो आ गया, लेकिन क्या वो वही प्रखर था? जाहिर है नहीं। और यहीं से कहानी का अलौकिक पहलू इंसानी त्रासदी में बदलना शुरू होता है। बिल्कुल। घर लौटने के बाद प्रखर का व्यवहार बहुत हिंसक और अजीब हो गया। वो कभी हाथ में चाकू लेके सबको मारने दौड़ता, तो कभी अपने गर्लफ्रेंड रीतू से पूछता, क्या तुम सब इंसान हो? परिवार ने परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि प्रखर पर एक ब्रह्म राक्षस का साया है। यहाँ ब्रह्म राक्षस शब्द पर रुकना जरूरी है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म राक्षस एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपने ज्ञान का अहंकार या दुरुपयोग किया हो। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और मायावी माने जाते हैं। इन पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता है। अच्छा। तो तांत्रिक के अनुसार प्रखर का सामना किसी साधारण आत्मा से नहीं, बल्कि एक विद्वान लेकिन दुष्ट आत्मा से हुआ था। और उस तांत्रिक ने इसका एक ही उपाय बताया, प्रखर को अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देनी होगी। और यही कहानी एक और दुखद मोड़ लेती है। यहां से असली राक्षस वो अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि इंसान का डर और अंधविश्वास बन जाता है।
हाँ, प्रखर के परिवार ने उस तांत्रिक के साथ मिलकर एक घिनौनी चाल चली। उन्होंने रीतू को पूजा के बहाने बुलाया, ये कहकर कि पूजा में प्रखर के साथ उसके सबसे पसंदीदा चीज का होना जरूरी है। रीतू प्रखर की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसे घेरे में बिठाया गया और पूजा के दौरान ही उसकी सांसें रुक गईं। उसकी बलि दे दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक अलौकिक समस्या का समाधान खोजने के लिए एक निर्दोष इंसान की जान ले ली गई। डर और अंधविश्वास इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं, ये उसका एक बेहद दुखद और भयानक उदाहरण है। इस बिंदु पर कहानी अलौकिक से ज्यादा इंसानी क्रूरता के बारे में हो जाती है। और त्रासदी यही नहीं रुकी। 12 सितंबर को प्रखर ने अविनाश और धर्म को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। उसकी आवाज में कई लोगों की आवाजें मिली हुई थीं। वो हंसते हुए कह रहा था कि वो ब्रह्म राक्षस सबको मार देगा, तुम लोग यहां मत आना। ये सुनकर धर्म तुरंत उसकी मदद के लिए उसके घर भागा। एक तरह से वो आखिरी चेतावनी दे रहा था, या शायद वो इकाई अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। शायद, क्योंकि जैसे ही धर्म वहां पहुंचा, उसने देखा कि प्रखर तीसरी मंजिल पर खड़ा है। उसने धर्म को देखा और फिर वहीं से कूदकर आत्महत्या कर ली। और दुख की बात यह है कि उसी दिन प्रखर की बहन भी बाथरूम में रहस्यमयी तरीके से मृत पाई गई। एक ही दिन में एक ही परिवार में 2 मौतें। अविश्वसनीय। ये पूरी घटना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक रात भूख लगने का एक छोटा सा फैसला, जो एक असुरक्षित जगह, मनोवैज्ञानिक डर, धोखे और अंत में गलत विश्वासों के कारण एक के बाद एक त्रासदियों की वजह बना। बाद में परिवार ने एक बहुत सिद्ध पंडित को बुलाया। उन्होंने जो खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि जो पहला तांत्रिक था, वो उस ब्रह्म राक्षस पर काबू नहीं पा सका था। अपनी जान बचाने के लिए उस तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस से सौदा कर लिया था और खून के बदले अपनी जान बख्शने को कहा था। इसीलिए उसने ऋतु की बलि दी थी। तो उस तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के लिए एक और जान ले ली। ये उस बात को और पुख्ता करता है कि इस कहानी में असली खलनायक कौन था। ये कहना मुश्किल है। क्या वो अलौकिक शक्ति थी, या वो इंसान जो डर और स्वार्थ में किसी भी हद तक गिर गए। अंत में दोस्तों की एक मस्ती भरी रात एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल गई जिससे 2 दोस्तों की जान चली गई, एक निर्दोष लड़की की बलि चढ़ गई और एक पूरा परिवार तबाह हो गया। ये अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब तर्क और डर के बीच की रेखा मिट जाती है, तो हमारे निर्णय कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ आत्माओं या राक्षसों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में भी है कि हम संकट के समय किस पर और क्यों भरोसा करते हैं। एक दोस्त जो बदलावा नजर आता है, एक तांत्रिक जो चमत्कार का वादा करता है, या अपनी तार्किक सोच पर। और कभी-कभी उस भरोसे की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है।